दोस्तों नमस्कार। साल 1998 जर्मनी ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, और एक कंपनी है नीदरलैंड की जिसका नाम था नेडेप। उस कंपनी ने जर्मनी के अंदर यह प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका फुल फॉर्म था नीदरलैंड्स एप्रेंटन फैब्रिक। ये जो कंपनी थी प्राइमरीली थी डच कंपनी थी, लेकिन साथ में यूएस, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूके, बाकी जगह भी इसकी सब्सिडियरी ब्रांचेस थी। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। उसके बाद साल 1999 में जर्मनी के कोलोन शहर में ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई। रिजल्ट उनको ठीक लगे और ऐसा करते करते बाकी शहरों में भी ईवीएम का प्रयोग जर्मनी में बढ़ने लगा। साल 2005 आते आते जर्मनी को लगा कि हमें अपना जनरल इलेक्शन ईवीएम से करवाना चाहिए, और उन्होंने ईवीएम से इलेक्शन करवाया, जहां पर 2 मिलियन लगभग 20 लाख जर्मन वोटर्स ने अपना वोट ईवीएम के माध्यम से दिया। परंतु 2 वोटर्स को बात समझ में नहीं आई। वो चले गए कमिटी फॉर स्क्रूटनी ऑफ इलेक्शन। कमिटी फॉर स्क्रूटनी ऑफ द इलेक्शन से उन्हें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, तो वो चले गए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गए और 2 बात उन्होंने रखी। पहली बात ये रखी कि जो ईवीएम की जो प्रणाली है वो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकती है, और चूंकि ये ऐसी प्रणाली होनी चाहिए चुनाव की जहां पर आम व्यक्ति समझ सके उसको, उसके लिए कोई एक्सपर्ट नॉलेज की उसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। कहीं पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मिस रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वोटिंग ट्रांसफर हो सकता है, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द वोटिंग का ट्रांसफर हो सकता है डेमो के टाइम पर सही दिखाया जाए, डेमो के बाद में ट्रांसफर हो सकता है, या हो सकता है शुरुआत के 100, 200, 500 वोटिंग सही है उसके बाद ट्रांसफर हो सकता है। किसी भी प्रकार की इसके अंदर वायरस हो सकते हैं, ट्रोजन वायरस हो सकते हैं। तो मामला चला गया जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, और जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि यस, इलेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिक इन नेचर। चुनाव पब्लिक के बीच में होना है, तो चुनाव इस प्रकार से होने चाहिए कि लोगों को पता चले that all essential steps of an election are subject to the possibility of the public scrutiny unless other constitutional interest justifies an exception। तो कहने का मतलब जब पब्लिक स्क्रूटनी करे, जनता उसको समझ से, जनता उसको एनालिसिस करे, तो वो सही निकलना चाहिए। The use of voting machines which electronically record the voters' vote and electronically ascertain the election result only meets the constitutional requirement if the essential steps of the voting and the ascertainments of the results can be examined reliably and without any specialist knowledge of the subject। तो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि ये जो क्रॉस वेरिफिकेशन जो होता है वो रिलायबल होना चाहिए, और जो वेरीफाई करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी एक आम इंसान भी उसको वेरीफाई कर सके। तो उसके हिसाब से जर्मनी की कोर्ट ने कहा तो वाई द वेरी वाइड रीचिंग इफेक्ट ऑफ पॉसिबल एरर्स ऑफ द वोटिंग मशीन्स और ऑफ डेलिब्रेट इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड मेक स्पेशल प्रिकॉशंस नेसेसरी in order to safeguard the principles of public nature of elections। इलेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक नेचर से। तो उसके बाद जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया, और जिस प्रकार से वहां पर बैन हुआ उसी प्रकार से नीदरलैंड, ये जर्मनी में हुआ बैन 2005 में, और ठीक 2 साल बाद नीदरलैंड जो कि पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चिप सप्लाई करती है, वहां भी ईवीएम को बैन कर दिया गया। क्यों? स्क्रूटनी प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद में बाकी इंग्लैंड, इटली, यूएस, जापान सभी देशों के अंदर ईवीएम बैन है। और मजे की बात यह है, भारत में इलेक्शन कमीशन को ईवीएम से सभी जगहों पर चुनाव करवाने का अधिकार नहीं है। क्या है? भारत में
ये एक रूल है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम का प्रयोग करना चाहता है तो उसको उसका कारण बताना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वजह से आपको ईवीएम का प्रयोग करना है। क्या कहता है आर्टिकल सेक्शन 61 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ये कहता है गिविंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द वोट्स बाय वोटिंग मशीन in such manner as may be prescribed may be adopted in such constituency or constituencies as the election commission may having regard to the circumstances of each case specify। लिखा हुआ है इसमें ईच केस स्पेसिफाई, हर केस को हर कॉन्स्टिट्यूंसी को स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम की आवश्यकता क्यों है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता है। ये अपने ही देश के साथ में, अपने ही देश की जनता के साथ में इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई बहुत बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी है। इसको हम गद्दारी भी कह सकते हैं। इसी चीज को लेकर के मैंने कुछ दिन पहले आरटीआई लगाई थी, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आरटीआई लगाएं, उनसे पूछें कि आपकी लोकसभा में जो ईवीएम प्रयोग में लाई जा रही है या लाई जाने वाली है उसका क्या कारण है। क्योंकि जो सेक्शन 61 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट ये कहता है क्लियर कट कि इलेक्शन कमीशन को कारण बताना होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वजह से ईवीएम का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग अपनी पूरी कोशिश के साथ लड़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर के जो बॉटम पे जाएंगे वहां आपको एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का, वहां से आप जाकर के एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाइए। ठीक है, तो इस जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इस प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी, ऑनलाइन आरटीआई जाएगी, तो निश्चित तौर से पूरे देश में इस चीज को लेकर के माहौल बनेगा। पूरे देश की जनता समझ पाएगी कि ईवीएम में इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।